So we studied about the agricultural laborers and their problems in the Bihar state. Yesterday we went through their problems. If we summarize those problems, first point was lower wages, second point was seasonal employment, third point was more working hours, fourth point was indebtedness, fifth point was lower life standard, sixth was problem of residence, seventh was bonded labor, eighth was lack of auxiliary jobs, ninth was lack of organization, and 10th point was inoccupation due to mechanization in agriculture, and the last point is lower social strata. So in brief, these points are the main problems of agricultural laborers that we had discussed. Now today we will be studying the we also studied the migration of the laborers due to different problems like lack of jobs or good payment. So we studied that the people migrate in search of work or good work to the big cities and nearby states or even far away states. And we also studied that due to migration, the workers or the people, they also face a lot of problems like harassment, exploitation, violence, and problems like social problems, family problems, and political problems. Now today we will be studying the solution for those problems, the problems that the my people, that is agricultural laborers, they face. So we will be studying about their solution. See, we have we have learned that the problems of agricultural labor are the reason of their migration. ओके हमने कल पढ़ा कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं खेतीहर मजदूरों को, तो यही जो उनके प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण कि वो अपना गांव छोड़ के, अपने कस्बे को छोड़ के दूर कहीं शहर में या दूर राज्यों में चले जाते हैं काम की तलाश में. And their migration cannot be checked fully unless we have concrete remedies for them. और उनका जो ये माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है अपने गांव से शहरों की ओर या दूसरे राज्यों की ओर, ये तब तक पूरी तरह नहीं रोका जा सकता है जब तक कि हम उनके लिए कुछ ठोस उपाय, उनकी समस्याओं का ठोस उपाय कुछ नहीं कर दें. जो है कॉन्क्रीट रेमेडीज मतलब ठोस उपाय. Their problems can be solved through the ways mentioned below. तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, यानी हमने पढ़ा उनकी 11 पॉइंट्स में हमने उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ा. तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको हम उन्हीं 11 प्रॉब्लम्स को लेते हुए देखेंगे. पॉइंट्स में अगर पहले देखें सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, जो बॉक्स में दिया हुआ, द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज. फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसे उद्योग धंधों का लगाना जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड, यानी कृषि से संबंधित हो. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब है फूड प्रोडक्ट्स या जो कैश क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं. तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उनसे उनको इस्तेमाल करते हुए जो भी अगर हम इंडस्ट्रीज लगा सकें, तो इससे हमारा जो है ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है.
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपने पढ़ा था पहले कि ऐसे काम जो या तो डोमेस्टिकली ही किए जा सकते हैं, घर के ही अंदर से किए जा सकते हैं, एक परिवार के लोगों द्वारा ही मिलजुल के किए जा सकते हैं, या छोटे मोटे कहीं जो है कहीं जगह लेके या कोई छोटा सा कारखाना, वर्कशॉप, कोई कमरा, कोई जगह वैसा प्रेमाइसेस लेके उसको किया जा सकता है, जिसको कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। तो ऐसे जो है उद्योग धंधों को लगाने से आपने पढ़ा था कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कामकाज मिलेगा, और जितना ज़्यादा लोगों को कामकाज मिलेगा अपने ही जगह पर, गांव में ही, तो वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस लॉ। मिनिमम वेजेस लॉ एक लॉ है जिसके अनुसार किसी भी काम के मिनिमम वेजेस होते हैं। ये लॉ बना हुआ है, ठीक है। हर जगह, हर कंट्री में लेबर लॉज होते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है कोई भी तरह का काम के लिए कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स करती कि इतना कम से कम मजदूरी तो देना होगा, इससे कम मजदूरी नहीं दिया जा सकता है। किसी तरह के काम के लिए जिस तरह का काम होता है उसी के अनुसार उसका कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स किया जाता है। तो ये जो मिनिमम वेजेस यानी इसको कहते हैं न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, या न्यूनतम हिंदी में जो भी कहते हैं उसे पारिश्रमिक, वेजेस को हिंदी में पारिश्रमिक कहते हैं। तो मिनिमम वेजेस लॉ जो होते हैं यानी कि न्यूनतम पारिश्रमिक कानून जो होते हैं, यानी ऐसे कानून जो कि हमारा कम से कम जो मजदूरी दिया जा सकता है उसको तय करते हैं कि उससे कम कोई न दे, शोषण नहीं करे किसी व्यक्ति का। तो ऐसे कानूनों का ढंग से लागू कार्यान्वयन होना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी जो है, क्योंकि होता क्या है कि गांव में, छोटे जगहों, कस्बों में, छोटे शहरों में जो है लोग जो है जो कारीगर होते हैं या मजदूर होते हैं उनको बहुत ही कम जो है उनकी मजदूरी देते हैं। काम उनसे करा लेते हैं लेकिन मजदूरी उनको बहुत कम मिलती है, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें अपना वहाँ उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है ताकि बेहतर मजदूरी वो पा सकें। तो इन जो है न्यूनतम पारिश्रमिक कानूनों का भी ठीक से पालन करना जो है ज़रूरी है ताकि इनके माइग्रेशन को रोका जा सके। देन फिक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स। काम करने के जो घंटे होते हैं उनको भी तय किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो है जहाँ मान लीजिए कि वेजेस सही देते हैं तो वहाँ उनसे काम बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है, काम जो है उनसे उचित से बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है। या तो जैसे बाकी जगह है कि काम वेजेस ही कम दिया जाता है, अगर वेजेस देंगे तो उनसे काम जो अगर 8 घंटे का काम है तो उससे 12 घंटा काम लेंगे, 14 घंटा काम लेंगे। तो ये भी तय किया जाना ज़रूरी, ये सब जो है सरकार तय करती है। तो कितने घंटे काम करना होगा कि, और उसका भी शेड्यूल क्या होगा, समय क्या होगा, किसी भी समय तो नहीं काम कराया जा सकता है, इसके लिए भी कानून होता है। कोई भी जो किसी भी तरह का काम होता है, चाहे वो किसी कंपनी में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो या कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो, उन सब के लिए कानून है कि किस हालात में, किस मजदूरी पर कितने देर तक काम कराया जा सकता है किसी भी व्यक्ति से। तो यहाँ इसी के लिए कहा जा रहा है कि फिक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, काम करने के जो समय है, जो एक तो ड्यूरेशन, कितना देर काम करना है और कब काम करना है, टाइम क्या होगा, यानी कि ऐसा नहीं आप 8 घंटा बोल रहे हैं तो सुबह की जगह रात में बुला रहे हैं, ठीक है। तो किस टाइम काम करना है और कितने देर काम करना है, इसको फिक्स किया जाना चाहिए। देन
रिफॉर्म इन वर्किंग कंडीशंस। तो रिफॉर्म इन वर्किंग कंडीशंस यानी कामकाज की जो हालत है, यानी जहां पर कामकाज किया जाता है, जिस माहौल में किया जाता है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो काम करने की जगह है, जहां लोगों से काम लिया जाता है, वो जगह भी ठीक ठाक होनी चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं हो कि आदमी को किसी तरह का खतरा हो, परेशानी हो। ठीक है, वहाँ एक आदमी के अनुकूल काम करने लायक माहौल होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। उसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। और हाउस यानी कि आवास, ये बनना ज़रूरी है, क्योंकि रहने की व्यवस्था होगी तभी लोग कहीं पर ठीक से काम कर पाएंगे। जब व्यक्ति को आराम करने रहने की सुविधा नहीं होगी तो वो आराम नहीं कर पाएगा, उसका परिवार आराम नहीं कर पाएगा, तो वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि लोगों को अपने जगह पर रोका जाए, उनको बाहर जाने से रोका जाए, तो हमें उनके लिए आवास की भी व्यवस्था करनी होगी। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर वेलफेयर सेंटर्स। जो खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए जो है वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, जहां उनको तरह तरह का, जैसे उसको परामर्श केंद्र भी कहते हैं, फैसिलिटेशन सेंटर या कंसल्टेशन सेंटर भी कहते हैं। तो जहां उनके लिए कुछ तरह तरह की फैसिलिटी होती है, जैसे कुछ बैठ के पढ़ने के लिए अखबार मैगजीन से सब बैठने की, या कुछ खेलने की सुविधा होती है, या उसमें और कुछ मेडिकल दवाइयाँ वगैरह इस तरह से, या मन बहलाने के लिए, या काउंसलिंग के भी सेंटर होते हैं। तो ऐसे वेलफेयर सेंटर्स जो कि बाकी मजदूरों के लिए होते हैं, लेकिन खेतीहर मजदूरों के लिए अभी तक नहीं है। जो जो ऐसे मजदूर जो खेतों में काम करते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए इस तरह के वेलफेयर सेंटर्स अभी इस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं, बाकी सबके लिए किए गए हैं। तो इनके लिए भी किया जाना चाहिए, ताकि उनको समय समय पर अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने काम से जुड़ी हुई जो भी सलाह लेनी है, या कोई परेशानी है, या कोई उन्हें स्वास्थ्य सुविधा या मनोरंजन या कैरियर से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, तो वो उनको वहाँ मिल सके। तो उन्हें कहते हैं वेलफेयर सेंटर्स। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि गांव क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स यानी नियोजन केंद्र होने चाहिए, जहां की लोगों को कामकाज से संबंधित सूचना मिल सके, कहाँ कितनी वैकेंसी है, कहाँ क्या किस तरह का काम अवेलेबल है, ठीक है, या कोई नौकरी अवेलेबल है, जो भी इस तरह का कामकाज से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ जो जानकारी होता है, तो उसको देने लेन देन के लिए कोई एक सेंटर बनाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ताकि वो अपना कैरियर से संबंधित, अपना जो है कामकाज से, रोजगार से संबंधित जानकारी लेके उस रोजगार को ले सके। जितना ज़्यादा रोजगार से संबंधित जानकारी होगी, लोग उतना ही अपने रोजगार को ले सकेंगे। देन अरेंजमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर। और खेतीहर मजदूरों के लिए कुछ ज़मीन की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और सरकार करती आ रही है काफ़ी समय से, जो है मजदूरों के लिए भी उनको ज़मीन की व्यवस्था करने में सरकार लगी हुई है, दी गई है। पहले ही ज़मीन उनको थोड़ा थोड़ा बांटी गई थी, और कोशिश रहती है कि उनको ज़मीन दिया जाए, ताकि वो उस पर अपने अधिकार से जो अपना काम खेती बाड़ी का कर सकें। अरेंजमेंट फॉर सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। उसी तरह एक और पॉइंट उठ रहा है कि जो खेतीहर मजदूर होते हैं उनके लिए भी कोई उपयुक्त संगठन होना चाहिए। जैसे संगठन, हर वर्कर का संगठन होता है, यूनियन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ताकि वहाँ पर वो अपने मुद्दे चर्चा कर सकें, आपस में एक दूसरे से मिल सके, समझ सकें,
और अपनी मांगों के बारे में चर्चा कर सकें, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर सकें। तो इस तरह के एक संगठन जो है वो खेतीहर मजदूरों के लिए भी आवश्यकता है, उसको एक स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। सहकारी संगठनों को और ज़्यादा स्थापित करना चाहिए। पहले से भी हैं, पहले से भी जैसे कुछ हमने नाम लिया था आपसे, तो सहकारी समितियां या सहकारी संगठन काम, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार में उसे और बढ़ाया जाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे रोज़गार मिल सकेगा, उनके लिए जो है उनको तरह तरह की मदद मिल सकेगी अपने रोज़गार से या जीवन से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का प्रसार ये भी ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति, जो श्रमिक हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा का भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो कुछ और सीख कर, पढ़ कर अपना और आगे रोज़गार को ले जा सके या नए रोज़गार को भी अपना सके। तो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का मिलना ज़रूरी है और उसके लिए हमें उनको शिक्षा के मौके भी देने होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है भूदान, जो कि ऊपर मैंने कहा, अभी हमने पॉइंट पढ़ा ज़मीन के व्यवस्था से, तो जिसको कि भूदान एक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था कि जो लोग के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो कुछ अपना ज़मीन का हिस्सा दान करें गरीब जो है बेसहारा लोगों को, ताकि उनका भी अपने जीवन को गुजारने का कोई एक ज़रिया हो जाए। तो विनोबा भावे ने जैसा इसको शुरू किया था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, उसी को भूदान का जो है एक ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो अब इन पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। देयर प्रॉब्लम्स Their problems can be solved through the ways mentioned below. First point, development of agriculture-based industries. To solve the problems of agricultural laborers in Bihar, agriculture-based industries should be developed so that the agricultural laborers could get job during off season to increase their income and make their lives better. ये कहा जा रहा है कि कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग, ऐसे फैक्ट्रीज जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं उनको यूज़ करते हुए जो है कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हम अगर लगा सकें, तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सीज़न के दौरान तो जो है लेबरर्स को काम मिला रहेगा, और जब एग्रीकल्चरल सीज़न नहीं होगा तो ऐसे समय में वो इन फैक्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाना एक जो है बहुत बड़ा कदम साबित होगा इन खेतीहर मजदूरों की जो है उनकी इनकम को बढ़ाने में और उनके जीवन को और सुधारने में। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए हमने जैसा डिस्कस किया, there will be development of small and cottage industries in rural areas along with agricultural industries to provide work to landless workers to earn money. जो ऐसे जो बेज़मीन, जो बिना ज़मीन के मज़दूर हैं, तो ऐसे लोगों को जो है अगर हम पहले तो हमने पढ़ा कि कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएं, साथ ही साथ अगर हम स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी कार्य दे सकेंगे, चाहे वो पुरुष हों महिला हों। ठीक है, तो वो जो है इन कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी घरेलू उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी छोटे जो उद्योग हैं, तो ऐसे उद्योग धंधे लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम दे सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में।
थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस लॉ। जो न्यूनतम मजदूरी कानून है, इन कानूनों का ढंग से अनुपालन होना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। यानी लोगों को जो है उनको सही मजदूरी तभी मिल पाएगी जब जो इसके, जैसे कि अब इनको कौन देख रेख करता है, तो इसके लिए लेबर ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की देखरेख करने के लिए लेबर ऑफिसर्स होते हैं लेबर डिपार्टमेंट में। तो उन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जांच पड़ताल करें सब जगह कि मजदूरों को, लोगों को सही जो है मजदूरी दी जा रही है कि नहीं, या अगर कोई शिकायत आती है उनकी जानकारी में तो उस पर जो है पूरा एक्शन लिया जाए। इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, मिनिमम वेजेस इज इन फोर्स विथ अ प्रोविजन टू पे मिनिमम वेज टू लेबरर्स। कहा जा रहा है कि भारत के सभी राज्यों में, जिसमें बिहार भी शामिल है, न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वो लागू है, और जिसमें कि प्रावधान है कि किसी भी मजदूर को, श्रमिक को, काम करने वाले कारीगर को कम से कम उसका मिनिमम वेज दिया जाएगा। जो न्यूनतम मजदूरी होगी वो उसको दिया जाएगा, या उससे ज़्यादा दिया जाएगा, उससे कम नहीं दिया जा सकता है। बट लेस वेजेस आर पेड टू देम। लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में ऐसा नहीं है, उनको काफ़ी कम मजदूरी दिया जाता है। Therefore, minimum wages law should be implemented in a proper way। तो इसलिए ये जो न्यूनतम मजदूरी कानून है, इसको ढंग से अनुपालन कराना चाहिए। जैसे देख लीजिए, हम दिमाग में आ रहा है टीचर्स के बारे में। देखिए, प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को बहुत कम तनख्वाह दे के रख लिया जाता है और उनसे काम लिया जाता है पूरी तरह से। आज परेशान हैं लोग। तो देखिए, एक टीचर जैसा काम, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा लोग होते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और अच्छे खासा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा धंधा है या उनसे बिना उनकी जानकारी के, या उनको जानकारी नहीं है तो काम लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि रोज़गार धंधे इतने हैं नहीं, इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं, और ऐसे में जो है ये शोषण भी करते हैं। तो कम जो है सैलरी पर भी, कम तनख्वाह पर भी जो है प्राइवेट स्कूलों में लोगों को पढ़ाना पड़ता है। तो और ये हर तरह के काम में है। देखिए, चाहे वो इंजीनियर हो, उनके साथ भी हो रहा है। कम तनख्वाह पर उनको बड़े शहरों में, फैक्ट्रियों में रख लिया जाता है। हाँ, तो कारण ये है कि जो है, अब इसमें एक तो कारण ये है कि मजबूरी, क्योंकि इतना रोजगार उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण है कि उनमें कोई संगठन नहीं होता है, संगठन नहीं होता है, जिसकी वजह से भी वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते। क्योंकि सभी स्कूल के जो भी टीचर हैं या इंजीनियर लोग हैं, वो अपने अपने कंपनी में ही अपने काम में व्यस्त हैं। तो उनके बीच में कोई संगठन नहीं है जिसके कि सभी जो है स्कूलों के टीचर प्राइवेट स्कूल के एक मंच पर अपने बातों को रख सकें, और या दबाव दे सकें सरकार के सामने, या प्राइवेट स्कूल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसके सामने। तो इसलिए लोग इसे अपनी अपनी मजबूरी समझ के झेलते रहते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो मतलब कि जबकि प्राइवेट स्कूल के जो जो फीस भी काफ़ी होती है। ऐसा नहीं है कि वो फीस कोई कम लेते हैं बच्चों से, बल्कि बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है। लेकिन टीचर को उतना ही कम सैलरी पर रख लेते हैं, और उसके बदले काम भी उनसे उतना ही लिया जाता है। तो ये समझिए कि जब शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो अनपढ़ मजदूर होंगे उनके साथ क्या होता होगा। जब पढ़े लिखे लोगों जैसे कि टीचर, इंजीनियर, ठीक है, इस तरह के लोगों के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो जो अनपढ़ लोग होते होंगे, जो साधारण काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, उनके साथ
किस तरह का जो है शोषण होता होगा, कितना कम मजदूरी पर उनसे काम लिया जाता होगा। तो यही सच्चाई है, और जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। तो न्यूनतम मजदूरी कानून के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। ये भी बात है कि कानूनों की जानकारी नहीं है लोगों में, जो है कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि समय समय पर टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, अखबार, इन सब के माध्यम से अलग तरह बहुत सारे जो कानून हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन जिस भी कारण से हो कि लोगों में इन कानूनों की जो है जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जिस वजह से लोग जानते भी नहीं हैं कि इस तरह के कानून भी हैं, और इसी वजह से उनका फायदा उठाया जाता है। हैं? मजबूरी, कंपल्सन, हाँ, हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, हाँ, यस यस, हम्म, कंपल्सन एंड हेल्पलेसनेस। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4 इज फिक्सिंग वर्किंग आवर्स, यानी काम के घंटे तय होना। द वर्किंग आवर फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स शुड बी फिक्स्ड। खेतीहर मजदूरों के लिए भी जो काम करने का समय है वो तय होना चाहिए। मैंने बताया कि बाकी लगभग सभी जो भी संगठित या असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, संगठित का मतलब जब मैं ऑर्गेनाइज्ड लेबर कहता हूं तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनीज में काम करते हैं एज ए रेगुलर एम्प्लॉयज़, या जो गवर्नमेंट जॉब्स में, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, संगठित। और असंगठित होता है जो भी लोग एक डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी पर रोज के काम करते हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं कि कुछ दिन का काम मिला, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो इस तरह का जो काम करते हैं, या तो डेली बेसिस पर या घंटे के आवरली बेसिस पर भी काम होते हैं। जैसे हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रीशियन को, तो वो आके अपना काम करके, वो आवरली बेसिस पर लगभग काम करता है। तो इस तरह के लोग जो आवरली बेसिस पर काम करें, डेली बेसिस पर काम करें, या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में हो, तो ऐसे लोगों को हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कहते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहते हैं। तो असंगठित क्षेत्र हो या लगभग जो है सभी क्षेत्रों के लिए है, काम करने के घंटे तय हैं। खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए समय अभी तय नहीं किया गया है, तो उनका भी समय तय होना चाहिए कि कितना देर उनको काम करना होगा और कब से कब तक काम करना होगा। तो इसके कारण भी उनका जो है, जब काम कराते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, उतना उनको मजदूरी नहीं दिया जाता है। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट इन केस ऑफ ओवर टाइम वर्क। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर उनसे समय से ज़्यादा काम लिया जाता है तो उसके लिए उनको अलग से जो है उसकी मजदूरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5 इज रिफॉर्म इन वर्किंग कंडीशंस, यानी कामकाज की दशाओं में सुधार होना चाहिए। देयर शुड बी रिफॉर्म इन द सर्विस कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी खेतीहर मजदूरों के कामकाज के दशाओं में सुधार, यानी कि जिस तरह से उन काम करते हैं, जिस माहौल में काम करते हैं, जो उनको सुविधा दी जाती है, जो भी सुविधा मतलब होती है कम से कम, उसमें सुधार होना चाहिए। दे शुड बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ लीव टाइम टू टाइम, उनको समय समय पर कुछ अपने लिए छुट्टी लेने की भी प्रावधान होना चाहिए कि हाँ भाई वो छुट्टी ले सकें। एंड इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क,
वर्कर्स शुड बी गिवन प्रॉपर सपोर्ट एंड हेल्प। और अगर काम करते समय कोई दुर्घटना घट जाती है तो ऐसे में उनको उचित जो है वो एक सहयोग मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, उनका सहयोग मिलना चाहिए, ताकि वो जो है उनको अपना इलाज वगैरह करा सके। अगर कोई दुर्घटना है या आगे अपना जीवन को कैसे वो गुजारेंगे उसके लिए मदद मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। मैंने समझा दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज शुड बी मेड इन विलेजेस एंड प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो खेतीहर मजदूरों के लिए भी गांव में रहने के लिए किसी भी तरह का आवास का व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, गांव में जो है जैसा भी हो रहने के लिए उनको व्यवस्था होना चाहिए, तभी वो ठीक से काम अपना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर वेलफेयर सेंटर्स। यानी वेलफेयर सेंटर्स एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए भी बनने चाहिए। इन विलेजेस एट ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर लेबर वेलफेयर सेंटर्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड so that laborers could receive medical help for any hurt and disease। तो कहा जा रहा है कि ब्लॉक लेवल पर यानी ब्लॉक में तो खेतीहर मजदूरों के लिए भी एक वेलफेयर सेंटर, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक सेंटर होना चाहिए, जहां कोई अगर वो कोई तरह का उनको चोट लग जाती है या और तकलीफ हो जाती है या बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको मदद करने के लिए जो है वहाँ से, चाहे वो मेडिकल हेल्प की बात हो या और किसी तरह की हेल्प की हो, तो वहाँ से वो मदद ले सके। तो मजदूरों के लिए भी, खेतीहर मजदूरों के लिए भी ब्लॉक स्तर पर वेलफेयर सेंटर्स बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियोजन केंद्र स्थापित करने की बात है। यानी नियोजन केंद्र कहते हैं जहां पर रोजगार से संबंधित जानकारी या उससे संबंधित जो भी अगर कामकाज होता है उसको किया जा सके, ऐसा एक केंद्र गांव क्षेत्रों में भी बनना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज so they could get correct information regarding employment and go to urban areas to get jobs। तो गांव में भी रोजगार से संबंधित सारी सूचना हो, किस तरह की जो है रोजगार उपलब्ध है, व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल, व्हाट टाइप ऑफ वैकेंसीज, हाउ मेनी वैकेंसीज आर अवेलेबल, ताकि और क्या उसका सैलरी है, क्या कंडीशंस है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सब की जानकारी जो है गांव में मिल सके। तो गांव में भी लोगों को इस तरह की सूचना मिल सके ताकि वो उससे अपना रोजगार ले सके, शहरों में या कहीं भी जहां भी उपलब्ध है। तो ऐसे जो है एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 इज अरेंजमेंट ऑफ लैंड फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। जो भूमिहीन, इनको कहा जाता है हिंदी में भूमिहीन, लैंडलेस को भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भी जमीन की, भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए। मेकिंग रिफॉर्म्स इन लैंड सेटलमेंट, हाँ म्यूट कर दीजिए। मेकिंग रिफॉर्म्स इन लैंड सेटलमेंट efforts could be done to provide additional land to agricultural laborer। कहा जा रहा है कि जो लैंड का सेटलमेंट है, यानी कि जमीन की जो बंदोबस्त है, व्यवस्था है, उसमें सुधार होना चाहिए,
और ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जो भी ज़्यादा ज़मीन लोगों के पास है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, एक समय सीलिंग एक्ट पास हुआ था, लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके तहत जो है ये नियम बनाए गए थे कि इतना से ज़्यादा ज़मीन एक किसान के पास नहीं हो सकता है। तो जो ज़्यादा ज़मीन, जिसे चकबंदी भी कहा गया बाद में, तो ज़्यादा ज़मीन जिनके पास है, ऐसे लोगों से ज़मीन लेके, और जो भूमिहीन बिना ज़मीन के जो किसान हैं उनको दिया जाना चाहिए। द बैरन एंड वेस्ट, अभी जैसे देखिए अभी एक नया चीज़ आया है, नया चीज़ नहीं है तो पुरानी ही चीज़, और ये पूरी दुनिया में इस समय चर्चा में हो रहा है कि जब एक फादर से सन को उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट होता है, उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति मिलती है, तो उसका 50% जो है वो सरकार को मिलना चाहिए, और अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो पूरा का पूरा उसका प्रॉपर्टी सरकार को चले जाना चाहिए। अभी इस बात की चर्चा भाजपा ने की, कांग्रेस ने भी किया, और कई लोगों ने किया, सैम पित्रोदा एक हैं, उन्होंने किया, कि जब एक व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को अपने बेटे को पास ओवर करता है तो उसका आधा हिस्सा सरकार को भी मिलना चाहिए, और अगर कोई बेटा नहीं है या उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसे में उसकी संपत्ति सरकार के पास चली जानी चाहिए। तो इस तरह की बात कुछ लोगों ने उठाई थी अभी चुनाव के माहौल में, और उसको भाजपा और इन पार्टियों ने भी सपोर्ट किया है। तो ये भी एक इस तरह का ये है कि कहने इसका इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो सरकार का दायित्व है कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, उसके लिए कहा जा रहा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होना चाहिए, सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो उसी का जो है कहीं ना कहीं भय दिखाकर जो है मोदी जी या भाजपा ये प्रचार भी फैला रहे थे कि कांग्रेस जो है आपके आधी संपत्ति ले लेगा अगर सरकार में आए। ठीक है, क्योंकि कुछ कांग्रेसियों ने इसका समर्थन कर दिया था इस बात का। तो अमेरिका में इस तरह का चर्चा उठ रहा है, इस तरह का कानून बनने का, कि जो है, जो मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रॉपर्टी, एक पर्सन ही डाइज and his son inherits his property, then half of that property should be given to government. ऐसा जो है चर्चा उठ रहा है अमेरिका में कानून बनाने के लिए। तो उसी को लेके इंडिया में भी मांग उठाया गया था, सैम पित्रोदा के द्वारा बात उठाई गई थी, जो कि कांग्रेस के जो है एक जुड़े हुए पहले मंत्री भी रह चुके हैं और राजीव गांधी के मित्रों में से थे। खैर, हाँ, तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि खेतीहर मजदूरों को भी, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो ऐसे लोगों से जो उनके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको लेके, और जो भूमिहीन जो है मजदूर हैं उनको दिया जाना चाहिए। द बैरन एंड वेस्ट लैंड शुड बी मेड कल्टिवेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। और कहा जा रहा है कि जो बंजर ज़मीनें हैं या जो यूज़ में नहीं हो रहा है, जो मतलब बेकार पड़ी हुई ज़मीनें हैं, ऐसी ज़मीनों को भी काम लायक बनाया जाना चाहिए और उनको इन भूमिहीन मजदूरों में बांटा जाना चाहिए, ऐसी सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10 इज अरेंजमेंट ऑफ सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कहा जा रहा है कि जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए भी एक ढंग की जो है संगठन होना चाहिए, सही उचित संगठन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स
so that their exploitation be checked। कहा जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी एक उचित संगठन बनाया जाना चाहिए ताकि उनका जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको रोका जा सके। अब गांव का व्यक्ति है, वो गांव से जुड़ा हुआ, वो जानता है कि गांव के बाहर वो जा नहीं पाएगा, तो ऐसे में अब उसे गांव में ही जिस दर पे भी काम मिल रहा है उसी दर पर काम करना उसके लिए एक मजबूरी होती है। वो सोचता है कि मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपना संस्कृति छोड़ के नहीं जाऊंगा, गांव में ही रह के जो भी होगा कमाऊंगा। तो ऐसे में उससे कम दर पर काम लिया जाता है और उसकी मजबूरी होती है क्योंकि वो गांव के बाहर जा नहीं सकता है, तो वहाँ जिस दर पर काम मिल रहा है उसी दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो खेतीहर मजदूर है उनके लिए भी संगठन बनाया जाना चाहिए ताकि उनका इस तरह से जो शोषण किया जाता है उसको रोका जा सके। थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन दे कुड से देयर प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर फेवर। तो कहा जा रहा है कि अगर वो एक हो जाएंगे, उनका संगठन हो जाएगा, तो उनकी समस्याओं को वो बता पाएंगे, उसके बारे में अपना सब लोग के सामने रख पाएंगे और उनके जो है मदद करने के लिए जो भी योजनाएं चलती हैं उनको और बेहतर ढंग से उनके हित में लागू किया जा सकेगा अगर संगठन होगा। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने यही नारा दिया था, या लेनिन ने, कि दुनिया के मजदूरों एक हो, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो यही नारा उठाया था, इसी से क्रांति आई थी, रूसी क्रांति भी आई थी और आगे कई क्रांतियां हुई। तो कार्ल मार्क्स का यही नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, क्योंकि आप जानते हैं कि एकता में ही बल होती है। आपको बताया था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक हैं तो हम खड़े हो सकते हैं कहीं भी, किसी के सामने भी ठहर सकते हैं, लेकिन अगर हम बटे हुए हैं तो हम धाराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी के सामने हम यानी टिक नहीं सकते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह की बात कही जा रही है कि उनके लिए एक संगठन होना चाहिए। संगठन का मतलब होता है एकता, यूनाइटेड, यूनिटी। तो अगर संगठन होगा खेतीहर मजदूरों का भी तो उनके शोषण को रोका जा सकता है और उनके फायदे के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, वो अपनी समस्याओं को सबके सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 11, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। Such cooperative institutions should be established that can provide loan to laborers with facilities of repayment of loan in installments। कि ऐसी सहकारी संगठन स्थापित किए जाने चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि मजदूरों को भी लोन की, कर्ज की व्यवस्था कर सके, दे सके, और ताकि वो किस्तों में उसका फिर जो है वो कर्ज को चुका सके। रिपेमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट्स यानी कर्ज को चुकाना किस्तों में, ऐसी व्यवस्था ताकि हो सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने पहले ही पढ़ाया था कि सहकारी जो है संगठन, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज़्यादा बेहतर काम करती हैं, क्योंकि इसमें होता है कि लोग अपने ही आपस में एक कोऑपरेट करके मिलजुल के इसको चलाते हैं और इससे ये काम करता है। तो इसमें खर्च काफ़ी कम होता है और ये इससे प्रभावी ढंग से लोगों का आपस में मेल जोल से काम अच्छे से चल जाता है। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, सहकारिता यानी कि लोगों के मिलजुल के, जिसमें कोऑपरेशन का मतलब, कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो उसमें जिनको जो आपस में ही मिलजुल के बनाया जाए उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। कोऑपरेट यानी एक साथ मिलके काम करना।
तो ऐसे संगठन जो लोगों के द्वारा ही मिलजुल के बनाए जाने वाले हैं अपने फायदे के लिए, ऐसे सोसाइटीज को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए जो कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हों और जो मजदूरों को लोन की व्यवस्था कर सके और वो उसको किस्तों में चुका सके। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन शुड बी लोअर। और ऐसे कर्जों पर जो है जो ब्याज की दर होती है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो होता है वो ब्याज की दर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको कर्ज लेना बहुत महंगा पड़ता है और कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। तो कर्ज जो है वो सस्ता उपलब्ध होना चाहिए मजदूरों को भी, और इसके लिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 12, एक्सटेंशन इन एजुकेशन। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यानी फैलाया जाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दिया जाना चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट पिटी that the children of agricultural laborers in Bihar do not go to school even today and look after the cattle of the landlords। कहा जा रहा है कि एक बहुत ही एक एक दयनीय हालत है, ये एक बहुत ही तरस खाने लायक मामला है कि आज भी जो खेतीहर मजदूर होते हैं उनके बच्चे वो स्कूल नहीं जाते हैं, और वो जो है जो भी उनके ज़मींदार या मालिक होते हैं ज़मीनों के, उनके जानवरों को देखरेख करने का काम करते हैं। When they do not have work in villages, they move towards urban areas and clean utensils in hotels। तो ऐसे बच्चों को जब गांव में काम नहीं मिला रहता है उनके परिवारों को, तो वो शहरी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ होटलों में बर्तन वगैरह धोने का काम करते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट शेम। ये बड़े शर्म की बात है कि जो है बच्चे, उनको शिक्षा का मौका नहीं मिलता है। द लिटिल चिल्ड्रन शुड नॉट बी इंडल्ज्ड इन सच एक्टिविटी। छोटे बच्चों को ऐसे कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे कि उनकी शिक्षा उनको नहीं मिल सके। Wide extension and publicity of education can be helpful in solving their problems। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा उसका प्रसार करना, वाइड एक्सटेंशन मतलब हर तरफ शिक्षा का प्रसार किया जाना, एंड पब्लिसिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा जो है सभी लोगों के लिए उसको प्रचार करना, उसको उपलब्ध कराना सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब के बच्चे हों, खेतीहर मजदूरों के बच्चे हों या किसी के बच्चे हों, उनको शिक्षा का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इससे उनकी समस्याओं को दूर करने में हमें बड़ी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज भूदान, लैंड गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ लैंड। The program started by Acharya Vinoba Bhave with a view to solving the problems of landless agricultural laborers is called Bhudan। आपको बताया था, पहले भी पढ़ चुके हैं। Bhudan movement was started by Acharya Vinoba Bhave in Maharashtra to help the situation of landless laborers। जो भूमिहीन मजदूर हैं उनकी हालत सुधारने के लिए, उनके जीवन के उनको और बेहतर मौके देने के लिए भूदान आंदोलन, यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, आग्रह किया जाता था कि आप थोड़ा ज़मीन अपना दान कर दें, जिससे कि जो गरीब मजदूर हैं और ऐसे किसान हैं जो काम करने वाले, उनको भी थोड़ी ज़मीन दी जा सके। He started the movement for distribution of land among the landless laborers by seeking additional land from big landlords।
Though many landlords donated their useless lands, yet this program developed self-confidence and courage among laborers. तो कहा जा रहा है कि जब ऐसा आंदोलन चलाया गया तो हालांकि बहुत से ज़मींदारों ने अपनी अपनी जो अगर थोड़ा उनके पास फालतू ज़मीन थी उन ज़मीनों को दिया ताकि वो भूमिहीन लोगों में बांटी जा सके। तो इससे लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इससे जो मज़दूर लोग थे उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ और एक हौसला उनका बढ़ा कि हम भी अपने लिए कुछ जीवन में कर सकते हैं। Therefore, together with land, the agricultural laborers should be provided with high yielding variety of seeds and fertilizers. तो इसलिए कहा जा रहा है कि जमीन के साथ साथ जो खेतिहर मजदूरों को अच्छे गुणवत्ता के हाई यील्डिंग अच्छे पैदावार वाले बीज भी दिए जाने चाहिए और खाद भी दिए जाने चाहिए ताकि वो उस ज़मीन पर कुछ उगा सके, क्योंकि ज़मीन तो मिल जाता है लेकिन इनके पास जो है पैसे नहीं होते हैं कि ये बीजों को खरीद सके, अच्छे बीजों को या खाद वगैरह को खरीद सके। तो कहा जा रहा है कि ज़मीन देने के साथ साथ उनको थोड़ा अच्छे पैदावार के बीज, अच्छे किस्म के बीज और खाद भी दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि उस ज़मीन पर खेती करके ये अपना गुजारा कर सके। नाउ दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस सजेस्टेड। ये 13 जो है उपाय सुझाए गए हैं 13 पॉइंट में जो भूमिहीन मजदूरों के लिए किया जा सकता है। एंड नाउ वी विल सी द एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। इस मामले में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं, इनको अब हम देखेंगे। Our government has taken several measures to solve the problems of agricultural laborers. सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं को दूर किया जा सके। Some of them are as follows, कुछ जो है उनमें। नंबर 1, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। न्यूनतम मजदूरी कानून ये बनाया गया था आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में। was implemented in agricultural sector as well, क्योंकि ये मूलतः ये जो कानून बने थे ये उद्योगों के लिए बने थे, फैक्ट्रीज से रिलेटेड कामों के लिए बने थे। फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कानून बनाए गए थे और ज़्यादा उन्हीं के लिए लागू होते हैं, लेकिन ये जो है कृषि क्षेत्र में भी इसको लागू किया गया था, यानी जो खेतीबाड़ी में मजदूर काम करते हैं उनके लिए भी लागू था। इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार द मिनिमम वेजेस वाज फिक्स्ड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो बिहार सहित सभी राज्यों में ये कानून लागू थे और कृषि क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी जो न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस होती है वो तय की गई थी, फिक्स की गई थी। Number 2 is in all 5-year plans provision has been made for providing free of cost land to landless laborers for constructing house। पहला कदम जो उठाया गया, हमने देखा कि 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया गया था देश में। दूसरा जो था कदम कि समय समय पर, यानी जब भी 5 पंचवर्षीय योजनाएं 5-year प्लान्स बनाए गए तो उनमें ऐसे प्रावधान किए गए कि जो गरीब मजदूर हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, वो अगर मकान बनाना चाहते हैं तो उनको बिना कोई शुल्क लिए हुए, बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई चार्ज के मुफ्त की ज़मीन दी जाए ताकि वो अपना रहने के लिए कुछ आवास बना सकें, मकान वगैरह बना सकें। ये दूसरा प्रयास है जो कि हर पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान्स में सरकार के द्वारा किया गया। थर्ड है आफ्टर एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम सेवरल प्लॉट्स ऑफ एडिशनल लैंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस वर्कर्स। तो भूमिहीन मजदूरों
को जब जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया तो कई जमीनों के पट्टे वगैरह जो है जो जमींदारों से ले लिए गए थे उनको भूमिहीन मजदूरों को बांटा गया था सरकार के द्वारा। Even under Bhudan movement, some plots were gifted to the landless laborers. भूदान मूवमेंट जो चला था उसमें भी जो भूमिहीन मजदूर थे, किसान थे, उनको जमीनें बांटी गई थी। Number 4, bonded labor system was abolished during emergency in 1976 by an act. 1976 में कानून बनाकर बंधुआ मजदूरी व्यवस्था को खत्म की गई थी। Now any landlord found having bonded labor are punished. अगर अब किसी भी जमीन मालिक को, जमींदार को या जमीन के मालिक को अगर बंधुआ मजदूरों को रखते हुए पाया जाता है तो उनको सजा दी जा सकती है। Many landlords have been arrested in Muzaffarpur for continuing with such practices. मुजफ्फरपुर के कई जमींदारों को इसमें गिरफ्तार किया गया था इस कानून में, क्योंकि वो अभी भी बंधुआ मजदूरी करा रहे थे कुछ लोगों से। Number 5 is the surplus land procured after the implementation of land ceiling and barren land is being distributed among the agricultural laborers. तो चकबंदी कानून इसे कहते हैं, लैंड सीलिंग। चकबंदी कानून के तहत जो ज़्यादा ज़मीन पाई गई थी लोगों के पास, उस ज़मीनों को भी जो है भूमिहीन मजदूरों में बांटा गया है। Number 6, for development of cottage and small scale industries, government has established industrial villages in rural areas. तो घरेलू और छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है औद्योगिक गांव यानी ऐसे गांव बनाए हैं जो उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही उस गांव में रहते हैं। यानी गांव बसाए गए सरकार के द्वारा, ताकि वहां उद्योग धंधों में काम करने वाले लोग रह सकें। तो ऐसे कई जगह गांव ऐसे बसाए गए ताकि उद्योग धंधे, छोटे उद्योग या घरेलू उद्योग गांव में लगाए जा सके। Number 7 is Agriculture Service Committee has been established for providing financial facilities. मजदूरों को भी जो है पैसों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एग्रीकल्चर सर्विस कमेटी बनाई गई है, यानी कृषि सेवा समिति ये बनाई गई है, ताकि जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, उनको भी जो है अपना पैसों की, कर्ज की सुविधा वगैरह मिल सके। Point number 8 is different states have made law with the objective to make landless laborers free from old loan. कई राज्यों में ऐसे कानून बनाए गए जिनका कि लक्ष्य था कि जो खेतीहर मजदूर हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनको पुराने कर्जों से मुक्ति दे दी जाए, पुराने कर्जों को चुकता कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया। The central government has appointed a permanent committee for agricultural laborers. केंद्र सरकार ने एक परमानेंट कमिटी स्थापित किया है खेतीहर मजदूरों के लिए। Next point is
Number 10. Similarly, government has started RLEGP and NREGA with a view to reforming and increasing job opportunities. दो बड़े कार्यक्रम रोजगार देने के जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं, RLEGP रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसको कि मिला के बाद में नरेगा बनाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एक्ट। तो ये बड़े बड़े योजनाएं इस तरह की सरकार ने चलाई ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन मजदूर लोग हैं उनको भी रोजगार के मौके मिल सकें और वो अपने जीवन में और अपने नौकरी के रोजगार के अवसर बढ़ा सके, सुधार सके। तो अब यहाँ जैसे दो है, तो इसकी जगह और भी जो नए जो हैं आप पढ़े हैं योजनाओं के बारे में, उन योजनाओं का नाम यहाँ लिख सकते हैं। Number 11 is the exploitation of children of agricultural laborers has been declared crime under Child Labor Prevention Act. अब खेतीहर मजदूरों के बच्चों का काम कराना, शोषण करना जो है, इसको एक अपराध अब घोषित किया जा चुका है बाल मजदूरी निषेध कानून के द्वारा। तो बाल मजदूरी न हो सके ऐसा जो रोकथाम कानून बना है देश में हमारे, उसके द्वारा किसी भी खेतीहर मजदूर के बच्चों से काम लेना या और तरीके से उनका शोषण करना, ये जो है एक अपराध अब माना जाता है। Besides, our government has adopted several measures in 5-year plans to ameliorate the condition of agricultural laborers. और इसके अलावा सरकार ने समय समय पर जो पंचवर्षीय योजनाएं लाई, 5-year प्लान्स लाए समय समय पर, उनमें कई सारी ऐसे कदम उठाए गए, व्यवस्था की गई टू एमेलियोरेट यानी उत्थान, सुधार, एमेलियोरेट मतलब सुधार करना, द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ताकि जो खेतीहर मजदूरों के जीवन में सुधार किया जा सके, उसका उत्थान किया जा सके। ऐसे कई योजनाएं, कई जो है कदम उठाए हैं सरकार ने समय समय। तो यहाँ जो है हमारा इस चैप्टर का मटेरियल खत्म हो गया जो है। अब समरी है, समरी को आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक से रिवाइज कर लेंगे इसमें जो भी पॉइंट्स दिया गया है, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी करके हमें दिखाएंगे, और जहाँ जो दिक्कत आएगी उसको चर्चा कर लेंगे। इमेंसिपेशन भी उत्थान होता है, एमेलियोरेट का मतलब भी लगभग उसी तरह का होता है, ठीक है। दोनों का थोड़ा कहने का मतलब, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज को हम एक नाक पकड़ रहे हैं और एक पूंछ पकड़ रहे हैं, ठीक है, घुमा के पकड़। तो एक इमेंसिपेशन हम वर्ड कहते हैं जब कहते हैं कि हाँ उत्थान, और एमेलियोरेट भी वही चीज है कि उनके जो दशा है उसमें सुधार। तो दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, लगभग मैंने कहा दोनों जुड़ी हुई ही चीज, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। ये थोड़ा सा सुधार से जुड़ा हुआ है, और वो थोड़ा सा एक ज़्यादा फिलोसॉफिकल वर्ड है इमेंसिपेशन, कि उसका उत्थान होना। उत्थान क्या होगा? जब उसकी हालत में सुधार होगा तो वही उसका उत्थान होगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक वर्ड अलग अलग है। एक इमेंसिपेशन आप कहते हैं, एक एमेलियोरेशन। जहाँ हम, जैसे ये समझ लीजिए कि जहाँ फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है तो वहाँ हम एमेलियोरेशन यूज करते हैं। फिजिकल मतलब कि जैसे शारीरिक, जैसे कोई बीमारी है
या उसको कष्ट है, या उससे बहुत कड़ा मेहनत कराया जाता है, या उसको इस तरह का जो शारीरिक चीज है, जो भी फील, दैट वी फील, समझ गए? शारीरिक फील, जैसे जो भी चीज है, देखिए अब प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम मटेरियल हो सकता है कि कमी हो सकती है चीज़ों की, गरीबी, ठीक है, या प्रॉब्लम फिजिकल हो सकता है, शरीर में किसी तरह का दिक्कत है, बीमारी है, कमजोरी है, खाना नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, ठीक है, या मटेरियलिस्टिक हो सकता है कि पैसा नहीं है, जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं है, इस तरह का। तो जहां हम फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, ये जो मैंने अभी चर्चा किया, ये इसमें हम एमेलियोरेशन वर्ड यूज करते हैं। हाँ, आप सोचिए कि एक पर्सन है, उसको क्या कष्ट हो सकता है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही कैन सफर, ही कैन हैव पेन, he can have disease, he may have to work very hard, he does not get rest, he is hungry, यही सब ना होगा। तो कष्ट से अगर छुटकारा की बात है तो उसको हम एमेलियोरेशन वर्ड यूज करते हैं, फिजिकली कष्ट से छुटकारा। हाँ, और जहां हम एक मेंटल चीजों की बात करते हैं कि जैसे उनको जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलना, अपमानित होना, ठीक है, उनको बराबरी में नहीं, जैसा जो उनको मिलना चाहिए, जिस तरह का रिस्पेक्ट, वो नहीं मिलना, इन चीजों की जब हम बात करते हैं तो वहां इमेंसिपेशन वर्ड यूज करते हैं। फीलिंग्स, डिजायर्स से जुड़े हुए, जैसे महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, महिलाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को ही नहीं, किसी को भी हो सकता है। तो ऐसे चीजों के लिए हम इमेंसिपेशन वर्ड यूज करते हैं। EMANCIPATION। तो जो फीलिंग से जुड़ा हुआ चीज है, जो माइंड से जुड़ा हुआ चीज है, इमोशन से जुड़ा हुआ चीज है, उसके लिए हम इमेंसिपेशन यूज करते हैं। और जो चीजें शरीर से जुड़ा हुआ है, ऐसी चीजों के लिए, जो फिजिकल चीजें हैं, कहने का मतलब है, उसके लिए हम एमेलियोरेशन की बात करते हैं। दोनों का ही मतलब है हालत में सुधार होना, मतलब दोनों का ही वही है, हालत में सुधार होना, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये भी लेसन खत्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, जो मैं आपको बता दूं क्या है। नेक्स्ट लेसन हमारा होगा, भेज दूंगा आपको, इकोनॉमी एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। तो यानी हम लोग इकोनॉमी के बारे में, जो उस दिन आप पूछ रहे थे एक दिन कि सर इकोनॉमी क्या होता है, तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। तो इकोनॉमी को समझेंगे, इकोनॉमी क्या है और कैसे ये डेवलप हुआ, आज तक के हाल में जो इकोनॉमी हर जगह है वो कैसे आया, किस तरह के इकोनॉमी होते हैं, ये बेसिक है अब इकोनॉमिक्स का, जो हम थोड़ा थियोरी में जाएंगे, ठीक है, थ्योरी में हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का थ्योरी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो उसको हम लोग जो है जल्दी शुरू करेंगे और उसको आगे करना है।
क्योंकि अब आपका प्रॉपर थ्योरी शुरू होगा। ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स जो है वो अब शुरू होगा आपका। अभी तक हम लोग जो है हम लोग थोड़ा सिंपल वे में पढ़े इकोनॉमिक्स को, ताकि हम समझ सकें बेसिक मुद्दों को, जो मूलभूत मुद्दे होते हैं। अब हम लोग अभी आपका 5-6 चैप्टर है बचा हुआ। हाँ हाँ, 5-6 इंपॉर्टेंट ही चैप्टर हैं, जो देखिए यही सब है, लेकिन अब जो है उसको हम एक स्टैंडर्ड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर से एक इकोनॉमी और उससे जुड़ा हुआ जो बेसिक कंसेप्ट होता है, फिर है आपका जीडीपी, नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे, फिर मनी, बैंकिंग, ठीक है, इनके बारे में है, फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, और ग्लोबलाइजेशन है। ये जो है चैप्टर्स हैं आपके। तो ये सब जो है कि जिससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आएंगे। यहाँ जो तो पढ़ाया पढ़ाया ही, और ये साथ में जो है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और आपको अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है चीज़ों की, तो अब इसको आप समझ पाएंगे ढंग से। तो नेक्स्ट हमारा होगा इकोनॉमी एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। इसको आपको हम भेज देते हैं अभी। और अब तक का जो है उसको, जो इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पीछे का मैंने देखा आपने अच्छा लिखा है, और आज जो कल आपने भेजा था उसको भी एक नज़र ढंग से देख लेंगे, और उसको कोई दिक्कत होगी कहीं आपको, ऐसे तो क्वेश्चन सिंपल थे, तो उसमें लिखने में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अब तक देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके, सिंपल क्वेश्चंस थे, तो लेकिन एटलीस्ट आप लिखने का आर्ट को समझ रहे हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट उसमें जाएंगे, कल से स्टैंडर्ड हमारा शुरू होगा। उसको भेज देते हैं, उसको देख लेंगे आप पहले। हाँ, देखते हैं।